हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। उस मैथमेटिक्स की सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आखिरकार गणित का क्या सिलेबस होता है और हमें क्या पढ़ना है। हमने गणित को 3 भागों में डिवाइड किया था। हमने बताया था सर, एरिथमेटिक, एडवांस मैथ और टेक्निकल मैथ 3 भागों में डिवाइड किया था। और तीनों भागों में क्या क्या सिलेबस होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने उस सिलेबस वाली वीडियो को नहीं देखा है, वो वीडियो अगर देख लेंगे। देखो होता क्या है, उस वीडियो को देखने के पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई यात्रा स्टार्ट कर रहे हो और उस यात्रा का आपको टारगेट पता ही नहीं है, आखिरकार उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो आपको निर्धारित ही नहीं है कि सर मुझे किस लक्ष्य पर पहुंचना है, तो फिर वो यात्रा मंगलमय नहीं होगी। तो इसलिए हमने पिछली वाली जो क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था, वो तुम्हारी यात्रा का टारगेट होना चाहिए, वो तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य होना चाहिए। तो कुल मिलाकर उस क्लास को देखना जरूरी है, उसको भी केवल सुनना है। उसमें कुछ ऐसा नहीं मैंने बताया है कि आपको लिखना है, सुनना है। हाँ, अगर सिलेबस लिखना चाहते हो तो वो सिलेबस लिख सकते हो, वरना तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा तो वो क्लास के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन उसको ध्यान से सुनना जरूर है। अगर आपके पास टाइम कम है तो तुम 2x स्पीड में, ये जो यूट्यूब पर 2x स्पीड आती है उसको करके आप देख सकते हो। तो उसको अगर तुम्हारे पास कम समय है तो उसको तुम फास्ट स्पीड में देख सकते हो, लेकिन उस वीडियो को सुनना जरूर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ दिव्यास्त्र। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गुरु बनाता है। देखो, अगर तुम मुझे गणित में फॉलो करते हो तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, क्योंकि मैं आज की वीडियो में पता नहीं कब कौन सी बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। आज की क्लास और कल की क्लास, इन 2 क्लास को बिना स्किप किए देखना। उसके बाद तुम चाहो तो स्किप कर लेना, क्योंकि इन 2 क्लासेस के अंदर मैं वो महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूँ जो पूरे गणित में लागू होगी। जो पूरे गणित में लागू होगी वही महत्वपूर्ण चीज मैं इस क्लास में और इससे आगामी क्लास में उनमें डिस्कस करूंगा। इनमें मैं कुछ महत्वपूर्ण दिव्यास्त्र देने वाला हूँ। तुम कहोगे सर दिव्यास्त्र? हाँ, एक दिव्य अस्त्र, ऐसा अस्त्र जिसकी सहायता से हम पूरे गणित में कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब पूरे गणित में हम गणनाओं को कर सकते हैं बहुत आसानी से। वह दिव्यास्त्र जो पूरे गणित में लागू होगा, उनकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। याद रखना कि जैसे मान लीजिए मैं बता रहा था आपको कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को अपना गुरु बनाता है, तो गुरु बनाने के दौरान पहले दिन ही कुछ गुरु मंत्र दिया जाता है। वह गुरु मंत्र शिक्षा लेने के दौरान, पूरी शिक्षा के दौरान जितना भी समय होता है उस वक्त हमको याद रखना होता है, और वो गुरु मंत्र फॉलो होता है पूरी शिक्षा के दौरान। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको गणित का गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ, और उस गुरु मंत्र में 10 दिव्यास्त्र होंगे। 10 दिव्यास्त्र होंगे और उन्हीं 10 दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल इस पूरे गणित में होने वाला है। पूरे गणित में इसका इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर वो क्या महत्वपूर्ण दिव्यास्त्र हैं जो हमें पूरे गणित में मदद करेंगे, पूरे गणित में हमको उसको याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दिव्यास्त्र। यहाँ पर हम लिखते हैं दिव्यास्त्र 1। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र 1। यहाँ पर हम पहला दिव्यास्त्र पढ़ने वाले हैं कि सर वो कौन सा दिव्यास्त्र है जो हमें गणित में, सब पूरे गणित में लागू होगा, जो हमें पूरे गणित में लागू करना है और होगा भी वही। देखो, हमने यहाँ एक इसको इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे बात बताता हूँ। आप हमको ये बताओ, ये है एक संख्या और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये है। मैं कहता हूँ कि सर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो तुम आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे दूं, आपको एक भाग दे दूं, मैंने कहा ये इसका इसमें भाग लगा दूं, तो भी आप आराम से भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये गुणा करने का एक तरीका है, ये भाग करने का एक तरीका है। तो सर मैं इस दिव्यास्त्र में आपको क्या बताने वाला हूँ? मैं इस दिव्यास्त्र में ये बताने वाला हूँ कि गुणा करने का, पूरे गणित में गुणा करने का अगर कोई तरीका फॉलो करना है तो वो यही तरीका फॉलो करना है। अब क्यों करना है इसका लॉजिक मैं अभी दूंगा आपको। और भाग करने का अगर कोई तरीका फॉलो करना है तो यही करना है, गुणा इसी विधि से करना और भाग इसी विधि से करना। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? सर हमारे पास तो गुणा की सर तमाम ट्रिक हैं, हम तमाम ट्रिक सीखते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से नहीं करेंगे।
तो मैं बताऊंगा आपको, एक आज रियलिटी बताऊंगा कि आखिरकार हम उलझ कहाँ जाते हैं। तो देखो, मैंने कहा गुणा की ये विधि और भाग की ये विधि आपको अपनानी है। क्यों अपना? ये मूल विधि है, गुणा और भाग की ये मूल विधि है जो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि सर ये जो विधि बनाई गई है, ये विधि गणितज्ञों ने किन के लिए बनाई थी? ये विधि बनाई थी छोटे छोटे बच्चों के लिए। उनको मालूम था कि सर छोटा बच्चा है, उसको मस्तिष्क पर ज़्यादा लोड नहीं लेना होता, और वो बिना लोड लिए इसको आराम से कर दे। तो सबसे सरल और सबसे आसान विधि उन्होंने ये निकाल कर दी। तो ये जो विधि है वो विधि बच्चों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि गणितज्ञ जानते थे कि बच्चों के लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें भी, मैं जितना भी आपको गणित आगे पढ़ाऊंगा, उस पूरे गणित में अगर मैं कहीं गुणा करवाऊंगा तो ऐसे ही करना है, भाग करवाऊंगा तो ऐसे ही करना है। अब इसका एक और जवाब देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने 10 ट्रिक सीख ली, गुणा की 10 ट्रिक सीख ली, सर भाग की भी बहुत सारी ट्रिक सीख ली हैं, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे नहीं, तो अगर छोटा सा गुणा होगा, छोटा सा 3 संख्याओं का गुणा आ जाएगा, मान लीजिए अगर ऐसा गुणा आएगा, ये मान लीजिए हमारे पास एग्जाम हॉल में बैठकर ये गुणा आ गया कि सर इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करो। अगर ये गुणा आ गया तो सर इस बात की गारंटी है कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ना तो कोई ट्रिक उस वक्त याद आएगी और ना ही, और हाँ, अगर याद भी आ गई, मान लीजिए पहली बात तो एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। इस गुणा को मैं अगर आपको अपने घर पर दे दूं, लो भाई साहब तुम घर पर बैठे हो, ये गुणा को करो, तो तुम इस गुणा को बहुत आसानी से पहली बार में एकदम एक्यूरेट निकाल दोगे। अगर यही वाला गुणा मैं एग्जाम हॉल में दे दूं, तो भाई साहब यही तुमको पहाड़ लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि सर हमें बहुत सारी, हम जब फंसते हैं ना, हमारे मस्तिष्क पर जब वजन पड़ता है, जब बोझ होता है, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। तो दिमाग को सबसे आसान रास्ता ये वाला लगता है। अगर मान लीजिए कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे सामने ये सवाल आ गया और तुम्हें इसकी ट्रिक मालूम है कि सर ये किस ट्रिक से होगा, और तुमको ये तरीका तो आता ही होगा क्योंकि बचपन से सीख रहे हैं, तब एग्जाम हॉल में बैठने के बाद गारंटी की बात है, तुम्हारा जो मस्तिष्क होगा, वो मस्तिष्क ये कहेगा कि इसको ट्रिक छोड़ दे भाई, ये जो तरीका है इसी से कर, और इसी तरीके से आप करोगे। मेरी बात को वो व्यक्ति भली भांति समझ रहा होगा जिसने कभी एक बार भी अगर एग्जाम में बैठा है, वो अगर एक भी एग्जाम दिया है तो वो मेरी बात को भली भांति समझ पा रहा होगा। जिस व्यक्ति ने कभी एग्जाम नहीं दिया है, जो अभी एग्जाम में बैठा ही नहीं है, वो तो मेरी बात को क्या ही समझेगा, वो शायद ना समझ पाए। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने कभी एग्जाम दिया है, एग्जाम हॉल में बैठा है, वो इस बात को अनुभव कर रहा होगा कि गणित के सर मैं कितनी भी ट्रिक सीख लूँ, गुणा की भाग की सर कितनी भी ट्रिक सीख लूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में पहली बात तो मुझे याद नहीं आती, और यदि याद भी आएगी फिर भी मैं उन ट्रिक को अपनाऊंगा नहीं, मैं करूंगा गुणा इन्हीं मेथड से। जब मुझे सर एग्जाम हॉल में वो प्रेशर क्रिएट होता है, देखो ह्यूमन नेचर होता है, जब मस्तिष्क फंसता है ना, तो बहुत आसान रास्ता चुनता है, और इन गुणा से, ये गुणा और ये भाग, सर इससे आसान रास्ता कोई नहीं है, इस बात को गणितज्ञ भी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये वाला रास्ता निकाला बच्चों के लिए, क्योंकि इस रास्ते से सरल रास्ता कुछ नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बच्चे भी आराम से तय कर जाते हैं। तो हमें गुणा इसी विधि से करना है, भाग भी इसी विधि से करना है। तुम कहोगे सर गुणा की ट्रिक नहीं बताओगे? मैं बिल्कुल बताऊंगा, बहुत सारी गुणा की ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारे स्क्वायर वर्ग निकालने की ट्रिक बताऊंगा, क्यूब रूट निकालने के, क्यूब बताने, बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन ट्रिक बताने के दौरान मैं वहां ये बता के जाऊंगा कि तुम्हें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना, एग्जाम में किस तरह से सवाल करना है वो भी मैं यहाँ साइड में ट्रिक बता के चलूंगा। देखो, एक तो होगा कि मेरा एक मेथड, कि किस मेथड से सवाल किया जाता है, वो मेरा मेथड रहेगा एक तो बताने का, एक रहेगा उसकी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन एग्जाम हॉल में सर शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे तो सर कितनी ट्रिक याद कर सकते हैं? संभव ही नहीं है कि इतनी ट्रिक याद कर सकें, हर एक सवाल की एक नई ट्रिक बन जाएगी। और एक मेथड से अगर करेंगे तो शायद समय ले जाए, तो हम क्या करेंगे, मेथड और उस ट्रिक को मिलाकर एक बीच का रास्ता चुनेंगे, और वो रास्ता बहुत आसान होगा, समय भी बचाएगा वो रास्ता, और हमारे एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर जो हो जाएगा उसको भी रिमूव करेगा वो रास्ता। तो हम उस रास्ते से चल के चलेंगे। तो हमें सबसे पहले जो दिव्यास्त्र नंबर 1 है, उसमें यही याद रखना है कि गुणा और भाग के साधारण विधि का इस्तेमाल करना है। कभी भी तुम्हारे सामने गुणा और भाग आए तो उससे भागना मत। मेरे गणित पढ़ाने के दौरान जितना भी समय बीतेगा, उस दौरान अगर कहीं गुणा आ रहा है तो अपने इन हाथों का इस्तेमाल करके उस गुणा को करना। अगर तुम गुणा और भाग से बचने का प्रयास करोगे तो ये गुणा और भाग तुम्हारे गणित के क्षेत्र को ही नष्ट कर देंगे। इनकी वजह से तुम्हें गणित बहुत कठिन लगेगा अगर तुम इनसे भागते रहे तो भागना मत,
क्योंकि बचपन से आज तक भागते चले आए हो, लेकिन अभी अगर आज भी भागने का प्रयास करोगे तो फिर गणित छोड़ ही दो। अगर तुम चाहते हो कि सर गणित में मुझे महारत हासिल हो जाए या मैं अच्छे खासा ज्ञान प्राप्त कर लूँ गणित में, तो मैं जो बता रहा हूँ तरीका उसी को फॉलो करना। गणित की कोई ट्रिक काम नहीं आएगी एग्जाम हॉल में बैठकर। किसी भी ट्रिक को मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। मुझे तमाम ट्रिक मालूम है, सर गुणा की ये ट्रिक होती है, भाग की ये ट्रिक होती है, स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक है, क्यूब निकालने की ये ट्रिक है, क्यूब रूट निकालने की तमाम ट्रिक। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आती, मुझे भी आती है, मैं तुम्हें भी बताऊंगा। लेकिन उस दौरान मैं ये भी बताऊंगा कि ये ट्रिक फॉलो नहीं करनी है। फॉलो करना है तो ये तरीका, ये जो मैं तरीका बता के चलूंगा। तो मैं आज तक मैंने तमाम एग्जाम दिए, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी ट्रिक किसी एग्जाम में इस्तेमाल कर ही नहीं पाई। और यदि मेरे माइंड में कभी एग्जाम हॉल में बैठकर मेरे माइंड में कोई ट्रिक आई भी है तो मैं उस ट्रिक को कभी फॉलो नहीं किया। मैंने रास्ता यही चुना। क्यों? क्योंकि मेरे मस्तिष्क को विश्वास है इस पर, मेरे दिमाग को इस पर विश्वास है, इस पर भरोसा है कि ये सवाल मेरा इसके माध्यम से मैं इस सवाल का जवाब एक्यूरेट निकाल सकता हूँ। इसलिए मुझे गुणा और भाग की यही ट्रिक अपनानी है, यही वाला मेथड अपनाना है। कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं। क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक, अगर तुम्हें कोई ट्रिक पढ़ा भी रहा है तो वहां जाके देख लेना, वो शॉर्ट ट्रिक और इसको गुणा, उस शॉर्ट ट्रिक से करना गुणा और इससे गुणा करना, ये आसान ही पड़ेगा और तुम्हारे मस्तिष्क पर ये प्रेशर क्रिएट नहीं करता। वो शॉर्ट ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर देगी और एग्जाम हॉल में वैसे भी प्रेशर होता है, तो हमको प्रेशर रिमूव करना है, प्रेशर बढ़ाना नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इस बात को मेरी भलीभांति वो ज़्यादा अच्छा समझ रहा होगा जिस व्यक्ति ने कभी एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम हॉल का अनुभव लिया है। वो बहुत भलीभांति समझ रहा होगा कि सर कोई ट्रिक काम नहीं आती है, इस बात की गारंटी है। तो सर मुझे गुणा इसी मेथड से करना है, तो सर क्यों ना मैं आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं। तो ऐसे वाले गुणा और भाग से बचना मत। और अगर बचने की कोशिश कर रहा है और माइंड में गणित को सीखने की चाह रखता है, तो सर उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो इन 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 तरीकों का बहुत भयंकर तरीके से बहुत इस्तेमाल करे, बहुत प्रैक्टिस करे। और या एक, अगर तुम्हें गणित में महारत हासिल कर रही है तो एक दूसरा भी तरीका है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने अस्त्र शस्त्र सब त्याग कर एक पर्वत पर चले जाओ और वहां तपस्या करो और भोले बाबा को प्रचंड करो। और भोले बाबा जिस दिन प्रचंड होकर आपके सामने आ जाए कि मांग बच्चे वरदान, क्या मांगना है, तो उस वक्त कह देना कि जन्म जन्मांतर का ज्ञान जो गणित में संभव है वो सब मेरे माइंड में डाल दो, आ जाएगा। दो ही तरीके हैं, या तो तुम तपस्या पर चले जाओ या फिर इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लो। समझ आ रहे हैं? तो तपस्या तुमसे होगी नहीं, प्रैक्टिस ही कर लो। गणित में अगर इनकी प्रैक्टिस से, गुणा और भाग से बचोगे तो सर गणित तुम्हारे क्षेत्र को नष्ट कर देगा, गणित नहीं आएगा तुमको समझ में। समझ में आ गया? तो क्या करना है, ये तो हम यहाँ लिख देंगे कि गणित में गुणा तथा भाग की हमेशा साधारण विधि ही प्रयोग करनी है। ये दिव्यास्त्र नंबर 1 है। ये तुमको लगेगा करे ये क्या बात बता दिया, ये तुम्हें आगे चलेगा। तुम जैसे जैसे इस वीडियो को देखोगे, जैसे जैसे आगे मेरे साथ गणित पढ़ोगे, अनुभव हो जाएगा, एग्जाम दोगे, अनुभव हो जाएगा। सर कोई तरीका काम नहीं आता है, इस बात की गारंटी है। और मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ कि मेरी क्लासेस आप देखोगे तो शुरुआत की जो 10 क्लास होंगी, 10 मतलब पहली क्लास आज से ही समझो, ये आज पहली क्लास है, तो शुरुआत की 10 क्लासेस होंगी। उन क्लासेस को दौरान जो भी मैं बताऊंगा उसको पहले फॉलो करना। शुरुआत के 10 दिन तक तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन नजर नहीं आएगा, तुम कहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन 11वें दिन से परिवर्तन नजर आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। 11वें दिन से ऐसा महसूस होगा। 10 दिन तक तो ये लगेगा कि यार मेरे अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, या मैं गणित में कोई ज्यादा नहीं सीख रहा हूँ, ऐसा महसूस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर दूसरे तीसरे लेक्चर से आ जाए माइंड में ये वाला विचार कि नहीं अब मुझे परिवर्तन आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और मैं मिनिमम 10 दिन लेकर चल रहा हूँ, 10 क्लास तो मतलब आप पढ़ना, और 11वें दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, मैथमेटिक्स में परिवर्तन आएगा। नहीं समझ में आता है तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, गणित को समझाने की गारंटी तो मेरी है ना। तो गुरु का काम क्या होता है, मैं गणित को ईजी बनाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप अभ्यास से भागोगे तो जीवन में कभी गणित नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, क्वेश्चन भी तुम्हें ही पढ़ना है और जवाब भी तुम्हें ही देना है, समझना भी उसका अर्थ तुम्हें ही है। जब सब कुछ तुम्हें करना है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे केवल रास्ता बताना है, रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही चले। अगर रास्ता मैंने चलो बता दिया है, रास्ता मैंने बता दिया है तो रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा।
क्योंकि रास्ता तय स्टूडेंट ही करता है, केवल टीचर तो रास्ते को बताता है, तो मैं रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये याद रखना, गणित में गुणा तथा भाग की हमेशा साधारण विधि का ही प्रयोग करना है। साधारण विधि कौन सी? ये वाली है साधारण विधि। किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। गणित में कोई भी ट्रिक आ जाए, कोई भी ट्रिक, तो किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना। ना तो हमको सीखनी है, तुम कहोगे सर बताओगे नहीं, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उस बताने के दौरान मैं ये भी बता दूंगा कि इसको इस्तेमाल मत करना एग्जाम हॉल में, इस पर लोड मत लेना। अपना तरीका यही है सर, गुणा का ये, भाग का ये, बस यही तरीके फॉलो करने हैं। अगला हम दूसरा है दिव्यास्त्र नंबर 2, दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र नंबर 2। दिव्यास्त्र नंबर 2 में क्या है सर, हमें इसमें क्या याद कर रखना है सर, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है जो हमें पूरे गणित में याद रखना चाहिए? तो सबसे पहले सर टेबल, TABLE, टेबल मतलब पहाड़े। ये टेबल वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये है पहाड़े। तुम कहोगे सर पहाड़े, ये तो सर बचपन में याद किए थे, तो पहाड़े क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि बिना पहाड़ों की सहायता से, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ABCD ना पढ़ाऊं, ABCD का ज्ञान नहीं दूं, और मैं आपसे इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा? अरे सर आपने ABCD नहीं बताई हमको, तो हम इंग्लिश में करें तो करें क्या? अगर मैंने हिंदी की, अगर अल्फ़ाबेट आपको नहीं बताई, हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान नहीं दिया, या मात्राओं का ज्ञान नहीं दिया, या मान लो वर्णमाला का दे दिया, मात्रा का नहीं दिया, तो क्या आप हिंदी में कुछ लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सर मैंने शुरुआत ही गलत कर दी। तो इसीलिए मैं गणित की शुरुआत करने से पहले, मैं भी चाहता तो सर लो लिखो परसेंटेज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से पढ़ा देता, लेकिन नहीं, शुरुआत में मुझे अच्छे से करनी है। कोई घर बनाया जाता है तो उसको नींव को बहुत मजबूत रखा जाता है, तो मैं आज की क्लास में आपकी नींव रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है पहाड़े, तुमको उस पहाड़े, बिल्कुल पहाड़े याद करने हैं। पहाड़े याद रखना मैंडेटरी है, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक पहाड़े आपको याद करना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर तुमने 1 से 20 तक पहाड़े नहीं, और इस तरह से, ये भी नहीं नॉर्मल तरीके से, अरे सर वो तो हमें याद है, हम सोच सोच के कि हम इस तरह से याद कर लेते हैं। हमें पूछा कि 15 का पढ़ा सुनाओ, तो हम सोच लेते हैं 15 गुण 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, सोचते हैं, सोच सोच के पढ़ा सुना देते हैं। ऐसा नहीं करना, सोचना भी नहीं है। इनको इस भयंकर तरीके से इनको याद करना कि नंबर देखते ही ये पता चल जाएगा ये किस पहाड़े में किस नंबर पर आएगा, किस पहाड़े में किस नंबर पर आएगा, ये भी पता चल जाए तुम्हारे माइंड में। अगर मान लो ये 144 शब्द आ गया, 144 तुम्हारे सामने मैंने रख दिया, तो तुम्हारे माइंड में गूंजना चाहिए कि सर इस 144 का ये किस किस पहाड़े में आता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 16 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। सर 18 और 8 का गुणा करते हैं तो 144 आता है। सर 36 गुणा 4 करते हैं तो 144 आता है। या फिर 12 गुणा 12 करते हैं, 12 गुणा 12 करते हैं तो 144 आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 1 से 20 तक पहाड़े याद करने हैं, लेकिन कैसे याद करने हैं? वो नॉर्मल तरीके से याद नहीं करने, इतने भयंकर तरीके से इस्तेमाल करने हैं कि शब्द देख, एक कोई भी संख्या देखते ही आपको ये पता चल जाए कि ये किस पहाड़े के किस नंबर पर आती है। इस कदर याद करने हैं, 1 से 20 तक याद करने हैं। अगर आपको जॉब लेनी है, तो नौकरी श्योर करनी है, तो 1 से 20 तक पहाड़े एकदम भयंकर तरीके से याद करने हैं। तुम कहोगे सर याद तो मुझे हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। अचानक से मुझे कोई बीच में से पूछेगा अगर सर 19 निम्मा क्या होता है, 19 निम्मा क्या होता है, तो नहीं याद आएगा। अगर नहीं याद आता है, सोचना पड़ता है इस बात पे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भाई साहब तुमने 1 से 20 तक पहाड़े तो याद किए हैं, लेकिन उनको बहुत कंठस्थ नहीं किया है, बहुत भयंकर तरीके से याद नहीं किया है। मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स कर रहा हूँ कि 1 से 20 तक पहाड़ों को याद करने का मतलब है इतने भयंकर तरीके से याद करना कि कोई संख्या देखकर आप ये बता दो कि ये इस पहाड़े के इस नंबर पर आती है। ये संख्या 144 है सर, 18, 36, 12 और 16 सबके पहाड़े में आ जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर 1 से 20 तक, अगर तुम कहोगे सर 1 से 20 तक 1 से कम, कुछ कम याद कर लूँ, अगर कम याद करोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है, लिख के ले लो। तो कुल मिलाकर हमको क्या करना है, जॉब अगर चाहिए, जॉब चाहिए तो 120 तक, यहाँ तुम्हारी नौकरी श्योर हो जाएगी। तुम्हारी नौकरी श्योर करने के लिए मात्र 1 से 20 तक पहाड़े याद हों, और एकदम भयंकर तरीके से याद हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दूसरा है सर कि जॉब के साथ साथ अगर तुम रैंक बनाना चाहते हो, रैंकर्स बनना चाहते हो, रैंक, तुम चाहते हो कि सर मैं जॉब तो मेरी लग ही जाएगी, मैं चाहता हूँ सर मेरा नाम पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसके लिए मुझे रैंक लानी होगी। रैंक बनाने के लिए, तो रैंक अगर तुम चाहते हो तो फिर 1 से लेकर आप 30 तक पहाड़े याद करना, 30 तक।
अगर तुम ये चाहते हो कि मैं रैंकर बनूं, एक रैंक बने, ये रैंक के लिए मैं बता रहा हूँ, 20 से आगे आपको रैंक के लिए बनाना है, नौकरी तो यहीं तक लग जाएगी। अगर आप केवल नौकरी की चाह रखते हो तो यहीं तक याद करो, बस यहीं तक। यदि आप नौकरी के साथ साथ रैंक बनाना चाहते हो, अपने आप को बहुत बड़ा, सबके सामने एक मतलब बहुत ज़्यादा सक्षम साबित करना चाहते हो, कि दिखाना चाहते हो कि मेरे अंदर बहुत अच्छा खासा मतलब पढ़ाई जो मैंने की है उसका बहुत ज्ञान है, मुझे सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं, अगर तुम चाहते हो किसी को सामने दिखाना, तो सर वहाँ पर आपको 1 से 30 तक याद करने होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी नौकरी लगानी है तो यहीं तक याद करना, इससे आगे बढ़ना भी मत। और अगर आपको रैंक बनानी है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर रैंक बनाने की चाह जो व्यक्ति रखता है उसको कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें विशेष बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, साधारण लोगों की अपेक्षा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये मैंने लिख दिया है, जिसको रैंक चाहिए, जिसको वो 1 से 30 तक एकदम भयंकर तरीके से याद कर ले, और जिसको रैंक नहीं चाहिए, केवल जॉब चाहिए जॉब, तो भाई साहब मैं 20 तक पहाड़ याद कर लेना, जॉब यहीं से दिलवा दूंगा, यहीं से हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है भाई? अब जॉब मेरे हाथ में नहीं रखी है, तुम ही लोगे, मेरे हाथ में रखी। मैंने अभी बोल दिया कि मैं जॉब दिलवा दूंगा, जॉब दिलवा देता तो मैं तमाम सबकी दिलवा देता। मैं बस एक रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो रैंक अगर चाहिए तो भाई साहब यहाँ तक एकदम कंठस्थ कर लेना, और अगर तुमको केवल नौकरी चाहिए तो बस 20 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से नौकरी मिल जाएगी, इतने से ही। अगला हम बात करते हैं सर दिव्यास्त्र नंबर 3। दिव्यास्त्र नंबर 3, तीसरा दिव्यास्त्र क्या है? सर 2 हमें दिव्यास्त्र समझ में आए। देखो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे सर छोटी छोटी बातें हैं, क्या कर रहे हो सर, इनको याद करने, ये तो हमें याद है सर, याद नहीं रहते। इनका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इनको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, कि एक पहाड़े लेना, एक बड़ा सा चार्ट लेना, उस चार्ट पर पहाड़े लिख लेना, और बस इनको 5 मिनट डेली बस निहारना है। इनको पूरे मन से, पूरे एकदम एकाग्रचित होकर इसको 5 मिनट पढ़ना है, बस डेली 5 मिनट देनी है इसको। ऐसा मत करना कि मैं एक दिन में बैठ जाऊंगा और एक दिन में सब याद, एक दिन में नहीं होता। ये जो काम है ये एक दिन में नहीं होगा तुमसे, इस बात की गारंटी है। एक दिन में कोई आज याद हो जाएगा, कल पक्का भूलोगे, परसों फिर भूल जाओगे। मतलब जैसे ही समय बीत जाएगा, जितनी जल्दी तुम याद करोगे ना, कहते नहीं कि कोई चीज जितनी आसानी से, जितनी जल्दी मिल जाती है सर, वो खोती भी उतनी ही जल्दी है। तो अगर तुम इसको एक दिन में चाहते हो कि एक दिन में मैं कंठस्थ कर लूंगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, और ना तो ह्यूमन नेचर है ये कि एक दिन में आप इसको कंठस्थ करो एकदम हो जाए, नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, एक चार्ट लेना है, चार्ट पर लिखने हैं, और जहां पर भी आप लेटते हो या जहां पर भी तुम समय दे सकते हो, 5 मिनट पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा ध्यान केंद्रित करके। ऐसा नहीं कि बगल में आपका दोस्त बैठा है, देख रहे हैं, सर ने कहा है कि चार्ट को 5 मिनट देखना है, देख रहे हैं आराम से, और बगल में मित्र ने कहा कि चाय बना लेगा, अरे बना रहे, रुक जाएगा, देख लेने दे मुझे इसको। फिर देखने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा खाना बना रहे, अरे बनाएंगे अभी खाना, मतलब बात भी चल रही है और इधर देख भी रहे हैं, ये देखना नहीं हुआ। चार्ट को देखने का मतलब है माइंड एकाग्रचित हो जाए, इधर कोई बोलता भी रहे उसकी बात सुनाई नहीं दे, तुम ध्यान से उसको ही देखना, एक एक नंबर क्या है, नंबर को दिमाग में बिठा लेना। तो कुल मिलाकर ये ऐसे ही होगा। तुम सोचो एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब। पहाड़े लिखकर आपको बार बार उनको घूरना होगा, उनको निहारना होगा, समय देना होगा उसके साथ। अगर समय देखो, अगर दिया जाएगा तब इनको बहुत अच्छे से हम याद कर सकते हैं, एक दिन में संभव नहीं है। तुम सोचो कि मैं एक दिन में महारत हासिल कर लूंगा, नहीं हो सकता, तो इसके लिए समय देना पड़ेगा। तो जो मैंने तरीका बताया है अपनाना। दिव्यास्त्र नंबर 3 की बात करता हूँ सर, यहाँ पर मुझे कुछ स्क्वायर याद करने हैं, SQUARE, वर्ग याद करने हैं। वर्ग सर मुझे नौकरी लगानी है, मुझे केवल नौकरी चाहिए, तो तुमको मात्र वर्ग याद करने हैं 1 से 30 तक, कंठस्थ 1 से 30 तक ही याद करने हैं, 1 से 30 तक याद कर लेना, इसके आगे मत याद करना। तुम कहोगे सिर्फ वर्ग निकालने की ट्रिक नहीं बताओगे, बिल्कुल ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक बताएंगे, इस्तेमाल कर पाओ तो कर लेना, लेकिन वहाँ ये भी बताऊंगा कि ट्रिक ज़्यादा काम नहीं आती है। हमें आना है तो सर इसी से डायरेक्ट रटा हो कंठस्थ। सर 28 का स्क्वायर बोल दिया तो 784 माइंड में आ जाना चाहिए, गूंज जाना चाहिए। हम ये रहो 28 से गुणा करेंगे इतना, ऐसे कुछ नहीं, सोचने का टाइम है ही नहीं, एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो 1 से 30 तक एकदम कंठस्थ हो, ठीक है भाई। और बात करते हैं सर क्यू, घन। अगर बात करते हैं सर घन कितने याद करने हैं, तो घन हमको 1 से 15 तक याद करने हैं, 1 से 15 तक घन एकदम रट लेना, मतलब नंबर देखते ही तुरंत माइंड में गूंज जाना चाहिए। मैंने कहा 17 28 तुरंत 12, 12 का क्यूब होता है। मैंने कहा 13 31 तुरंत 11, माइंड में 11 आना चाहिए। 729 तुरंत 9 माइंड में आना चाहिए।
कुल मिलाकर जैसे ही कोई संख्या तुम्हारे सामने आई वैसे ही तुरंत उसका क्यूब, कि ये किसका क्यूब रूट है या क्या है, सब माइंड में आ जाना चाहिए। इतने भयंकर तरीके से इनको याद करना है। मैं यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भयंकर। इस भयंकर का मतलब है इतना गहनता से इसको याद करना है कि सर नंबर देखते ही इसका क्यूब और क्यूब देखते ही इसका नंबर तुरंत माइंड में गूंज जाना चाहिए। इतनी तन्मयता से इसको याद करना है, इसमें तन्मयता डालनी है। समझ आ गया? तो कुल मिलाकर ये है। ये तो हो गया तुम्हारा सर जॉब के लिए। अगर तुम्हें केवल नौकरी चाहिए, केवल नौकरी चाहिए तो केवल यहाँ से हो जाएगा, बस हो गया। नौकरी जिसको चाहिए वो इतना ही याद करे, इससे बाहर कुछ ना याद करे, कोई दिक्कत नहीं। इससे बाहर के क्यूब और स्क्वायर बिल्कुल ना याद करे। जॉब चाहिए ना, इतने से हो जाएगी, कन्फर्म है, श्योर है। क्योंकि देखो जॉब चाहिए तो 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए क्या 100 क्वेश्चन पर जॉब लगती है? जिस भी पेपर में देखना तुम भी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी नौकरी का एग्जाम हो, उसमें देखना अगर पेपर 100 नंबर का आया है तो सर 80 से परसेंट, अगर तुम्हें क्षमता है 80% नंबर लाने की, तो जो सिलेक्शन होता है ना, फाइनल सिलेक्शन, वो 80% से नीचे ही होता है। 80% से ऊपर जाता ही नहीं है भाई साहब। ज़्यादातर देखना तुम 99% केस यही निकलेगा सर कोई एग्जाम हुआ है उसमें जो कट ऑफ लगी है, फाइनल कट ऑफ, वो सर 80% तक पहुंचे ही नहीं सर, 70, 75, 72 खत्म, 80 तक तो जाते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो 100 क्वेश्चन आए हैं, उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे नहीं है। अगर हम छोड़ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 क्वेश्चन हमें नहीं करने होते। या तुम कहोगे सर 20 छोड़ने हैं का? अरे नहीं, आसान है तो सब करने हैं। कुल मिलाकर ये है कि 20 क्वेश्चन अगर हम ना भी करेंगे और 80 हमारे एकदम सॉलिड हैं तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, तुम उन पर अगर समय बर्बाद कर दोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो कुल मिलाकर एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं जो तुम्हारे समय को भ्रमित करेंगे, जो समय खा जाएंगे। वो ऐसे सवालों को तुम्हें ढूंढना है, ऐसे सवालों को तुम्हें पहचान जाना है। और कब पहचान पाओगे? जब तुम्हें बेसिक जानकारी होगी, तब पहचान पाओगे ये समय टाइम टेकिंग सवाल है, इसको छोड़ना है, छोड़ देना है इसको। तो कुल मिलाकर ये है कि 100 के 100 सवाल हमको भी नहीं करने भाई साहब। तुम्हें अगर एग्जाम में बैठना है और सिलेक्शन लेना है तो 100 तो सवाल तुमसे भी नहीं करने, और ना करने हैं और ना ही वो करवाना चाहता है। अरे 80 कर दो, 80 पर तुम्हारा सिलेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, वो भी हम आगे पहचानेंगे सर कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर ये है, नौकरी चाहिए तो केवल इतना ही, केवल इतना याद कर लेना। और सर अगर रैंक चाहिए, अगर तुम रैंक बनाना चाहते हो तो 1 से 50 तक ये, और 1 से 20 तक, मात्र 20 तक ये क्यों। अगर तुम ये चाहते हो कि सर मेरी रैंक बने, मैं कुछ रैंक बनाना चाहता हूँ कि सर मेरी रैंक बन जाए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई साहब मेरे अंदर भी काफ़ी ज्ञान है, लोगों के अंदर में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाना चाहता हूँ, तुरंत इंस्टेंट सम्मान चाहता हूँ, तो सर ये वाला रैंक के लिए तैयारी करो, फिर रैंक की तैयारी करो। तो अगर जिसको रैंक चाहिए वो ये करेगा, काम यहाँ तक करेगा। और जिसको केवल नौकरी चाहिए, नौकरी इतने से लग जाएगी, कन्फर्म है, इतने से ही लग जाएगी, इतना ही याद कर लेना। तो अब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देख लो तुम्हें क्या चाहिए, केवल नौकरी चाहिए, रैंक भी चाहिए। अगर रैंक भी चाहिए तो यहाँ तक, और केवल नौकरी चाहिए तो यहाँ तक काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये है मेरा दिव्यास्त्र नंबर 3। यहाँ से अब हम बात करते हैं सर दिव्यास्त्र नंबर 4। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिव्यास्त्र नंबर 4। यहाँ एक नियम है जो पूरे गणित में फॉलो करना है। वो सर नियम तुम्हें से बहुत से लोग जानते होंगे। तुम कहोगे सर ये क्या अजीब छोटी सी बात बता रहे हो, ये तो मुझे पहले से आती है। अरे पहले से आती है, मेरा काम क्या है? तुम्हें आज तुम्हारी नींव को स्थापित करना। मैं मानता हूं कि तुम्हें बिल्कुल गणित नहीं आता है, मैं उस बात को मान कर यहाँ बता रहा हूँ इन सब बातों को। अगर तुम्हें ये बातें आती हैं तो तुम वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में देख सकते हो, स्किप मत करना। यूट्यूब पर वीडियो को 2x स्पीड में देखना, लेकिन तुम स्किप कर दोगे तो पता नहीं मैं कब कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। तो आज की वीडियो को स्किप नहीं करना, तुम स्पीड फास्ट करके देख सकते हो, बस स्किप मत करना। तो आप देखते हैं सर दिव्यास्त्र नंबर 4 चौथा क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम। तुम कहोगे सर ये क्या है? तुम्हें पक्षांतर करना आना चाहिए। पक्षांतर क्या होता है सर? पक्ष होती हैं दो, गणित में दो पक्ष होती हैं सर, एक होती है LHS, एक होती है RHS। दो पक्ष हैं LHS और RHS। पक्षांतर क्या होता है सर? एक पक्ष से उठाकर किसी चीज को दूसरी पक्ष में ले जा रहा हूं, तो सर यही पक्षांतर होता है। तो हमें
देखा होगा सर, गणित में एक बराबर का साइन होता है, उसके इधर होती है LHS और इधर होती है RHS। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं गणित में। अगर हमें क्या करना है सर, इधर इधर कोई संख्या है उसको उठाकर इधर ले जाना है और इधर वाली संख्या को इधर लाना है, तो सर वहां पर पक्षांतर के नियम लगते हैं। तुम कहोगे सर पक्षांतर के नियम क्या होते हैं? तो देखो, अगर मान लीजिए इधर कोई वस्तु प्लस में रखी है, तो अगर उस तरफ जाएगी तो वो माइनस की बन जाएगी। अगर इधर कोई वस्तु प्लस की है, अगर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो माइनस की बन जाएगी। ये बच्चा बच्चा जानता है। तुम कहोगे सर छोटी बात है, बेशक छोटी बात है, लेकिन इस क्लास में मुझे बताना सब कुछ है इसलिए। और यहाँ अगर कोई माइनस की चीज है, अगर दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो वो प्लस की बन जाएगी। अगर जो चीज गुणा में है, गुणा मान लो बाई है, गुणा में बाई लिखा है, ये गुणा है, गुणा बाई है, तो ये भाग बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब गुणा वाली चीज है वो भाग में चली जाती है, मतलब नीचे चली जाती है। और जो भाग वाली चीज होगी, जो भाग वाली मान लो m की आगे भाग लगाए, तो ये गुणा में तब्दील हो जाएगी। जो चीज इधर भाग में है, जो चीज डिवाइड में नीचे रखी है, उसे दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो सर वो गुणा में चली जाएगी। जो चीज भाग में है वो उसको जाके गुणा में कर देंगे, तो प्लस की माइनस की चीज हो जाती है, माइनस वाली प्लस बन जाती है, गुणा वाली चीज भाग में चली जाती है, और भाग में जो चीज होती है वो ऊपर जाके गुणा इसके साथ हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया। इसी के साथ और भी हैं कुछ। मान लीजिए ये वर्गमूल है, वर्गमूल x है। हम चाहते हैं कि वर्गमूल को दूसरे पक्ष में भेजना चाहते हैं। तो जब वर्गमूल जाता है, देखो जब ये वर्गमूल है, यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी रहती है तो यहाँ 2 लिखा रहता है, 2 अंडरस्टूड होता है। यहाँ जब कोई नहीं है तो यहाँ 2 रहता है, ये हम गणित में जानते हैं। वर्गमूल है सर, ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये वर्ग बनेगा। और अगर सर घनमूल है, घनमूल है, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो सर ये घन बनेगा। इसका उल्टा भी सर, अगर कोई वर्ग है, अगर संख्या पर वर्ग लगा है और दूसरे पक्ष में अगर इसे भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। और अगर किसी संख्या पर घन लगा है तो सर इसको घनमूल बना देंगे, ये घनमूल बन जाता है। ये हमको याद रखना चाहिए ये हमेशा कि सर वर्ग है तो वर्गमूल जाके बन जाएगा, और घन है तो घनमूल बन जाएगा। और अगर घनमूल है या वर्गमूल इधर रखा है तो उधर जाके वर्ग बनेगा, और घनमूल है तो क्यूब बनेगा। तो ये भी हमको याद रहे। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात, एक नोट पॉइंट, इस दिव्यास नंबर 4 में एक नोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक नोट पॉइंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है ये। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है छात्रों को। देखो क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 का वर्गमूल कितना है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे? मैंने पूछा आपसे 4 का वर्गमूल कितना है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ एग्जाम्पल में कि 4 का वर्गमूल बताइए। यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो बताइए कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, चलो ऑप्शन देता हूँ। प्लस का 2, ऑप्शन नंबर 3, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्लस माइनस 2, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बताओ, ये है सवाल, और इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। बताइए इस सवाल का जवाब क्या कहोगे, कि सर प्लस का 2 आएगा, कि माइनस का 2 आएगा, कि प्लस माइनस 2 निकल के आएगा, कि नन ऑफ दिस आएगा। इस सवाल का जवाब में बहुत से छात्र फेल हो जाएंगे कि सर इस सवाल का जवाब दें तो दें क्या। देखो इस सवाल का जवाब है केवल ये प्लस का 2। इसका मतलब ये है कि मैं केवल 4 का वर्गमूल चाहता हूँ, 4 का वर्गमूल चाहता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल देता हूँ कि x बराबर √4 है। ये सवाल दिया मैंने, क्वेश्चन आपको ये दिया है कि x बराबर √4 है। तो ये तो एक समीकरण है। संसार का कोई भी समीकरण हो, अगर इधर एक वेरिएबल है और उधर इसका वर्गमूल है, इसका मतलब ये होता है कि सर अब अगर ये 4 बाहर निकल के आएगा तो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस का 2 बोलूँगा। तुम कहोगे सर ये अजीब बात हो गई, यहाँ आपने सर केवल प्लस का निकाल के दे दिया, और यहाँ आप कह रहे हो सर ये बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी तो हमने इस 4 को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के दौरान 2 बन गया। सर यहाँ पर भी तो 4 को बाहर निकाला है, तो सर यहाँ पर तुम प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो? प्लस माइनस लगाने का मतलब है सर यहाँ समीकरण दिया है, इक्वेशन। तो संसार का कोई भी अगर समीकरण दिया है
कोई वेरिएबल है उसके बराबर में अगर वर्गमूल रखा है तो उसके अंदर से वैल्यू निकल के आएगी, वो प्लस माइनस दोनों में निकल के आएगी। तुम कहोगे सर ये क्यों निकलेगी, बस यही बताओ ये क्यों निकलेगी सर, ऐसा क्यों होता है। ये तो मैंने केवल वर्गमूल पूछा है तो ये आराम से आपने निकाल दिया कि सर +4 है अंदर तो प्लस का ही 2 निकल के आएगा। लेकिन सर ये है तो सर इसका क्यों, तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये वर्गमूल है, अगर इसको इस पक्ष में भेजेंगे तो क्या बनेगा। मान लीजिए इसको थोड़ा सा करते हैं, ये वर्गमूल है, इसको इधर भेजूंगा तो क्या बनेगा x², क्योंकि वर्गमूल है तो वर्ग बन जाएगा, वर्गमूल दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्ग बन जाता है। तो ये वर्गमूल है, मैं इसको इधर लाना चाहता हूं तो ये वर्ग बन जाएगा, बराबर में होगा 4। तो एक तरह से ये किस प्रकार का समीकरण हुआ। अगर हाई स्कूल में समीकरण तो पढ़े होंगे, रैखिक समीकरण, एक घात का समीकरण, सर द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ऐसे पढ़े होंगे। मैं इनकी भी जानकारी दूंगा लेकिन इतनी छोटी सी जानकारी आपको होगी। तो ये कैसा समीकरण बना, सर ये समीकरण बना द्विघात समीकरण, क्योंकि दो घात हैं। संसार का कोई भी द्विघात समीकरण है तो उस समीकरण में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकलती है 2 हमेशा। अगर द्विघात समीकरण है आंसर आएंगे 2, त्रिघात समीकरण है आंसर आएंगे 3, और एक घात का समीकरण है तो आंसर आएगा 1। तो ये था सर समीकरण, और समीकरण में ये था वेरिएबल, और इस वेरिएबल की चाहते हैं वैल्यू। तो ये वेरिएबल अगर देखा जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो कुल मिलाकर ये द्विघात समीकरण रखा है। तो द्विघात समीकरण के हमेशा 2 उत्तर होते हैं। यही कारण है कि x के स्थान पर सर अगर -2 रखूंगा तब भी 4 आएगा। देखो अब यहाँ रखे, देखो x की वैल्यू एक -1 भी हो सकती है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं -2 हो सकती है, इसका स्क्वायर करूंगा तब भी 4 आएगा। और x की वैल्यू सर +2 भी हो सकती है, क्योंकि इसका अगर वर्ग करूंगा तब भी +4 आएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि सर संसार का कोई भी इक्वेशन है, समीकरण है, तो उस समीकरण को जरा देख लेना, एक घात का है कि द्विघात का है। एक घात का है तो आंसर 1 आएगा, 2 घात का होगा तो आंसर 2 आएंगे। एक घात का है तो आंसर 1, 2 घात का है तो आंसर 2। तुम कहोगे सर ये एक ही घात का तो था, एक्स पर तो कोई घात नहीं है। घात हम देखते हैं वर्गमूल खत्म करने के बाद, उसमें वर्गमूल वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, तब हम देखते हैं कि कितनी पावर है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सर यहाँ पावर है 2, अगर इसको इधर भेजेंगे तो पावर है 2, तो इसके आंसर आएंगे 2। तो 2 आंसर, एक प्लस का और माइनस का दोनों आएगा। x² बराबर 4, तो x के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि जिसका वर्ग करने पर 4 आए। तो सर -2 का अगर वर्ग करूंगा तब भी 4 आएगा, +2 का वर्ग करूंगा तब भी 4 आएगा, तो दोनों का वर्ग करके 4 आता है। तो ये हमें समझ में आ गया सर, इन दोनों का ही वर्ग करके आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब इस सवाल के जवाब में सर ये जो 4 बाहर निकलेगा वो प्लस माइनस में निकलेगा। और लेकिन सर केवल डायरेक्ट किसी ने पूछा है कि माइनस, केवल ये बताइए 4 का स्क्वायर रूट, तो केवल प्लस का 2 आएगा। अगर आपसे मैं यहाँ ये पूछ लूँ कि सर ये -4 का वर्गमूल बताइए, तो -4 का वर्गमूल माइनस की जो 1 होता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं कि 4 गुणा माइनस का 1 अंडर रूट। अब हम इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट का 4 और गुणा माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये अंडर रूट हम दोनों को दे सकते हैं। ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो नियम है वो दोनों को बढ़ सकता है। अब हम ये जानते हैं कि सर इसका तो 2 निकल के आएगा, लेकिन इसको होता है ना, इसको, ये एक इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर, ऐसा संभव ही नहीं है। ये एक इमेजनरी काल्पनिक संख्या है, और इस काल्पनिक संख्या को आयोटा आई से दिखाते हैं, तो इसका मतलब होता है सर आई। तो इसका जवाब होगा 2i, 2i, इसका जवाब निकल के आएगा 2i। समझ में आ गया। तो ऐसा मत करना कि सर -4 है तो बाहर निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 नहीं आएगा। तुम इस सवाल का जवाब -2 मत कर देना, इसका सवाल का जवाब आएगा 2i। वो आयोटा होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो हम ये समझ में, यहाँ से ये जो नोट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सर कब मैं प्लस माइनस की रूट के अंदर से कब वैल्यू प्लस माइनस की निकालूं और कब मैं केवल प्लस की निकालूं, ये समझ में आ गया। जब केवल श्योर अकेला रखा हो, जैसे मैं आपको सरलीकरण पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो सर उसमें घातांक करणी पढ़ाऊंगा, तो उसमें अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो हमेशा प्लस की वैल्यू बाहर निकालूंगा। घातांक और करणी पढ़ाऊंगा, सरलीकरण पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जितने भी वर्गमूल लगे होंगे उनके अंदर से मैं प्लस की वैल्यू निकाल के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो समीकरण नहीं होते हैं, वो समीकरण नहीं होते। समीकरण वो होता है जिसमें वेरिएबल होता है। तो सर ये वेरिएबल था, चर था, इसमें चर है, तो अगर ये चर है तो अब अगर रूट की वैल्यू बाहर निकल के आएगी तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेकर आएगी। समझ में आ गया कब प्लस माइनस लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में और आगे बताता हूँ। हमें 10 दिव्यास्त्र पढ़ने हैं, ये 4 दिव्यास्त्र हो गए। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम दिव्यास्त्र नंबर 5 समझते हैं कि सर ये क्या होता है। देखो अभी मैंने दिव्यास्त्र नंबर 2 बताया था, पहाड़ी, उनमें कुछ नंबर्स याद रखने हैं हमको। जैसे मान लीजिए
सर 11 गुणा 12 कितना होता है? 132। ये आपको रटा होना चाहिए। 132 देखते ही तुरंत 11 गुणा 12 होता है सर। और 11 गुणा 13 कितना होता है? सर ये होता है 143। 11 गुणा 14 कितना होता है? 154। और 11 गुणा 15 कितना होता है? 165। ये हमको नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। ये जो 4 नंबर है हमारे पूरे गणित में ये नंबर बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो ये नंबर बहुत इस्तेमाल होते हैं तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर 143 है तो 11 गुणा 13 होता है, बात खत्म। अगर कहीं 154 लिखा है तो 11 गुणा 14 होता है सर, हम ये जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये नंबर्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। और इसी के साथ साथ एक नंबर और याद रखना है 111। ये होता है 37 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 या 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 2 का 9 और 2 11। ये हमेशा याद रखना कि 111 ट्रिपल 1 है, 111 है तो सर 37 गुणा 3 होता है। ये 37 गुणा 3 ये हम याद रखेंगे। अगर यहाँ सर 222 आ गया तो सर इसका मतलब 2 का एक्स्ट्रा गुणा हो गया तो 2 का तुम यहाँ कर लें, 37 गुणा 6 हो जाएगा वो। तो हमें केवल ये 1 2 3 4 5 पहाड़े के अलावा सर ये 4 और ये वाला 5 नंबर हमको याद रखने हैं कि सर इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो ये हमको याद करने हैं। दिव्यास नंबर 2 में इनको रख लेना। अब हम समझते हैं ये सर दिव्यास नंबर 5 क्या है। जैसे मान लीजिए सर ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी, तो हम इसको पढ़ते हैं ए अनुपात बी। हम इसको पढ़ते क्या है? ए अनुपात बी, ये हम पढ़ते हैं इसको। लेकिन इस चीज का मतलब एक और होता है सर। ये जो ए अनुपात बी है ना, इसी का मतलब होता है ए अपॉन बी। ये जो ए अनुपात बी आज तक तुम पढ़ते हो आए हो, इसी का मतलब होता है सर ए अपॉन बी। पहली वाली वैल्यू अंश बनती है, ये वाली वैल्यू अंश बन जाती है, अंश, और ये वैल्यू बन जाती है हर। और ये जो रूप है ये है अनुपात रूप, ये है अनुपात रूप, और ये है भिन्न रूप, ये है रेशियो, इसका रेशियो रूप, और ये है फ्रैक्शन रूप। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो चीज़ है और ये चीज़ है दोनों बराबर हैं सर। ये और ये दोनों बराबर हैं, इसका कोई मतलब नहीं सर। अगर तुम कहोगे सर कहीं ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। जैसे मान लीजिए अगर मैं, हमारे पास ए अपॉन बी है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं ऊपर वाले में 5 का गुणा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर अंश में कहीं ना कहीं 5 का गुणा हो जाए तो मुझे एक अच्छी संख्या मिल जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ सर 5 का गुणा यहाँ करना, तो इस बात की गारंटी है बैलेंस बनाने के लिए सर अगर तुम यहाँ 5 का गुणा करना चाहते हो तो उत्तर गड़बड़ हो जाएगा। तो उत्तर गड़बड़ ना हो जाए और मेरा भी काम चल जाए तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर 5 का गुणा किया है तो गुणा 5 का नीचे भी होगा, तब हम बैलेंस इसका बना देंगे। अगर मान लीजिए कहीं ए अपॉन बी लिखा है और सर मैं गुणा में चाहता हूँ 7 आ जाए, मैं चाहता हूँ इसके, मान लो मैं ये चाहता हूँ कि सर हर में 7 गुणा में आ जाए। अगर 7 गुणा में होता तो मेरा काम बन जाता। तो मैं पता क्या करूँगा, 7 को मैं यहाँ गुणा में मानूंगा, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, ऊपर भी गुणा करना होगा। देखो ये चीज़ ए अपॉन बी क्या था, ये था रेशियो। इसका मतलब ये है कि सर ये जो रेशियो होता है, रेशियो, इसमें अगर रेशियो की एक वैल्यू में मान लीजिए अगर कहीं लिखा है ए अनुपात बी, अगर मैं इस वाली वैल्यू में गुणा करना चाहता हूँ 5 का, तो इस बात की गारंटी है कि सर अगर यहाँ गुणा ऐसे ही नहीं हो जाए, इसके साथ ये भी तो है, इसका मतलब 5 का गुणा तुम अगर यहाँ करना चाहते हो तो बैलेंस बनाने के लिए मुझे 5 का गुणा यहाँ पर भी करना होगा। ये हमको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सर ये जो है ये हमने क्या किया है, सर इसको बढ़ाया है। अंश में हमने 5 का गुणा किया था, चाहते थे कि सर 5 का गुणा कर दे, तो किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वैल्यू बढ़ती तो है, ठीक है, बढ़ाया है। यहाँ पर भी सर हमने बढ़ाया है। तो अगर हम देखें तो ये हमने क्या किया है, ये हमें किया गया है मैक्सिमाइज किया है, इसको मैक्सिमाइज, इनको हमने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, मतलब बढ़ाया है। तो कोई फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन है, उसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर गुणा करना पड़ेगा। सर हम किसी संख्या का गुणा अगर हर में कर रहे हैं तो उतनी ही संख्या का अंश में भी करना होगा। अगर किसी संख्या का गुणा अंश में कर रहे हैं तो उतनी ही संख्या का गुणा हर में करना होगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो हम इस तरह से किसी फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे मानता हूँ कि यहाँ पर 14/20 लिखा है, मैंने कहा कि सर 14/20 लिखा है, मैंने कहा एक काम करो, इसको छोटा रूप बनाओ, इसका रूप छोटा करो। तो तुम क्या करते हो,
सोचते हो दो, संख्या दो सोचते हो, दो से इसको काट देते हो, मतलब दो का भाग यहाँ लगाते हो और दो का भी उसी दो का भाग यहाँ लगाते हो। तो दो का भाग यहाँ लगाया तो ये तो आ गया 7, दो का भाग यहाँ लगाया तो ये आ गया 10। इसका मतलब ये इसका बड़ा रूप था, भिन्न का ये बड़ा रूप था और ये छोटा रूप आ गया। इसका मतलब मैंने ये क्या किया, भिन्न को मिनिमाइज किया है। इसका मतलब ये है सर भिन्न को जब मैक्सिमाइज करता हूँ तो मैं गुणा करता हूँ, लेकिन गुणा एक में नहीं होता, दोनों में होता है। और अगर मैं भिन्न को मिनिमाइज करता हूँ तो सर भाग लगाता हूँ, लेकिन भाग एक में नहीं लगता, दोनों में लगता है। समझ में आ गया। तो हम अगर भिन्न को मैक्सिमाइज, ये हमने क्या किया, मिनिमाइज, मिनिमाइज, ये मिनिमाइज किया है। इसका मतलब सर भिन्न को, कोई भिन्न है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो अंश में जितने का गुणा कर रहे हो उतने का ही हर में होगा, और जितने का हर में गुणा करोगे उतने का ही अंश में होगा। मिनिमाइज कर रहे हो तो सर जितने का भाग अंश में लग रहा है उतने का ही हर में होगा, या फिर जितने का भाग हर में लगाएंगे उतने का ही भाग अंश में लगाएंगे। ये मिनिमाइज करने का मतलब है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके लिए संख्या सेम का गुणा होगा या सेम का भाग लगेगा। इसी के साथ से ये चीज़ तो ये भी है, ये इसी का जो इसका एक मतलब ये भी है। तो इसका मतलब ये है कि सर जब भी कभी अनुपात में कोई संख्या होती है तो अनुपात भी हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सर 20:25 लिखा है, तो सर हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे सर, 5 का भाग यहाँ लगाएंगे, 5 का भाग लगाया, देखो यहाँ पर हमने डिवाइड 5 का दिया है तो इस बात की गारंटी है डिवाइड यहाँ पर भी 5 का लगाओ तो ये कट जाएगी। 5 का भाग इधर लगाएंगे तो 4 आएगा, 5 का भाग यहाँ लगाएंगे तो 5। इसका मतलब कोई भी अनुपात है तो सर अनुपात को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए करेंगे क्या सर, अगर इसमें तुम भाग लगा रहे हो तो भाग इसमें भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ ये अनुपात है। और मैक्सिमाइज करना है, मान लीजिए हमारे पास 2:3 लिखा है, हम ये चाहते हैं कि सर ये बढ़ जाए। हम पहली वाली संख्या है, इस वाली संख्या के स्थान पर हम 10 चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ 10 आ जाए कैसे भी करके। तो सर इसका मतलब यह है 2 से तुम 10 चाहते हो तो बढ़ाना चाहते हो, तो तुम कितने का गुणा करना चाहते हो, तो इसका मतलब सर इसमें तुम 5 का गुणा करना चाहते हो। तो अगर तुम 5 का गुणा इसके साथ कर रहे हो तो इसके साथ ये भी रखा है तो ये दोनों में गुणा होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 5 का गुणा होके ये भी अनुपात क्या बन जाएगा, 15। तो उसका मतलब ये हमने मिनिमाइज किया और ये हमने मैक्सिमाइज कर दिया, ये हमने मिनिमाइज किया, मिनी MISE, और ये हमने मैक्सिमाइज, MISE, ये मैक्सिमाइज कर दिया। तो कुल मिलाकर हम किसी फ्रैक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और किसी रेशियो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके दौरान जितने का गुणा हम एक में कर रहे हैं तो दोनों में हम उतने का ही गुणा करेंगे। जितने का गुणा एक, अगर भाग एक में लगा रहे हैं तो उतने का ही भाग हम लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो दोनों में ही होगा, भाग कर रहे हैं तो दोनों में ही होगा। सर इसी प्रकार से अंश में गुणा कर रहे हैं तो उतना ही गुणा भाग में, हर में भी होगा, और सर अगर भाग कर रहे हैं तो दोनों में ही भाग लगेगा। तो इतना हमें समझ में आया। सर दिव्यास्त्र नंबर 5 है, फ्रैक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है सर, फ्रैक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए जोड़ना घटाना काम नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं देखो क्या नहीं कर सकता, नोट पॉइंट लिख रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A/B है, मैं ये चाहता हूँ कि सर ऊपर वाले में 2 जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा सर नीचे भी 2 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा क्या। अगर मैं इनको, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जोड़ने घटाने से फ्रैक्शन को या रेशियो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। जब भी फ्रैक्शन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाना हो तो सर हम केवल गुणा या भाग कर सकते हैं, जोड़ने घटाने से नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1/2 है, 1/2 है, तो सर अगर मैं ये चाहूँ कि सर इसमें भी 5 जोड़ लूँ और इसमें भी 5 जोड़ लूँ तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये कभी 1/5 नहीं बन सकता, 1/2 नहीं बन सकता। इसका मतलब सर ये तो भिन्न बदल गई, ये तो भिन्न बदल गई। इसका मतलब ये है कि सर हम भिन्न को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अगर करेंगे तो सर जोड़ने घटाने से नहीं करते, गुणा भाग से करते हैं। ये समझ में आ गया। तो हम ये नोट पॉइंट एक समझ में आ गया। तो चलिए आप एक काम करते हैं, ये हो गए 5 हमारे दिव्यास्त्र, ये 5 दिव्यास्त्र हो चुके हैं। अब हमारे बचे हैं 5 दिव्यास्त्र और। तो अब हम अगर उनको भी यहीं डिस्कस करेंगे तो क्लास हो जाएगी काफ़ी लंबी। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा क्लास लंबी हो जाए, तो एक काम करते हैं, ये मान लो दिव्यास्त्र नंबर 1 की क्लास हो गई, दिव्यास्त्र 1 और दिव्यास्त्र 2 की क्लास कल हम करेंगे। तो वो 5 और पढ़ना। और हाँ, ये याद रखना कि आज की वीडियो, ये वाली वीडियो और ये कल वाली वीडियो आएगी, उसको बिना स्किप किए देखना है, स्किप मत करना। हाँ, स्पीड तुम दोगुनी कर लेना, यूट्यूब पर स्पीड आती है, उसको दोगुना कर लेना, वहाँ से तुम देख सकते हो।
लेकिन इसको स्किप मत करना, क्योंकि पता नहीं मैं कब कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। तो ये 5 दिव्यास्त्र हो गए। अब आने वाले 5 दिव्यास्त्र और हैं, उसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब चलो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।